तो ये मिनिएचर और मुगल शैली ये दोनों एक है कि इन दोनों में अंतर है? मुगल शैली के टाइम में मिनिएचर पेंटिंग बनती थी। अच्छा। तो मुगल जब आए थे हिंदुस्तान में 1526 में जब बाबर आया, बाबर के साथ भी चित्रकार आते था एक बिहेजाद नाम का। अच्छा। जिसे पूर्व का रफेल कहते हैं। और ये मॉडर्न आर्ट क्या है फिर? मॉडर्न आर्ट देखो 1880 से शुरू हुआ है एक तरह से। राफेल, माइकल एंजेलो, डाली, ये ऐसे इतने अच्छे चित्रकार थे जिन्होंने पुरानी परंपरा को तोड़ के नए तरीके को विकसित किया। एक्चुअल में मॉडर्न आर्ट वो थी। मतलब एक पेंटिंग के अंदर क्या होता है, क्या पैरामीटर होते हैं पेंटिंग के? ये इतनी महंगी पेंटिंग। देखो पैरामीटर्स कुछ नहीं होते हैं पेंटिंग, फिर भी सोच होती है खरीदने वाले की, देखने वाले की और बनाने वाले की। इसकी सोच से पेंटिंग बनती है। आप अगर कोई सोच किसी को ऑर्डर देके पेंटिंग बनवा रहे हो, उसमें भाव नहीं आते हैं। आर्टिस्ट जो अपने मन के भाव से बनाता है ना, वो पेंटिंग होती है। एआई आने के बाद में हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है, तो क्या चित्रकला पर प्रभाव पड़ा है? हाँ, चित्रकला पे अभी ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है इतना, क्योंकि एक्चुअल में हाथ से बनी हुई चीज आप कितनी मशीन ने कुछ लिया हो, एआई हाथ से तो बना के देगा नहीं ना। नहीं, चित्रकार हाथ से बनेगी पेंटिंग। मशीन आज रोटी आप रोटी खाते हो, मशीन आ गई उसकी भी। एक हाथ से बनी हुई रोटी मशीन से बनी हुई स्वाद होता है, अलग अलग स्वाद होता है दोनों का। तो आप प्रिपेयर किसको करोगे? हाथ से बनी हुई खाएंगे। जाहिर सी बात है उसी को। हेलो दोस्तों, मैं धनराज दाधीच और आप सभी का मेरे इस खास पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे कलाकार जिनकी कला केवल गैलरी तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि राजस्थान की विरासत, ऐतिहासिक इमारतों और सार्वजनिक स्थलों की पहचान बन चुकी है। ये ट्रेडिशनल आर्टिस्ट हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी से एमएफए पेंटिंग की शिक्षा प्राप्त की और वर्षों से भारतीय हेरिटेज कला को नई पहचान देने का काम कर रहे हैं। इनके कार्य सूचना आयोग, सिटी पैलेस जयपुर, जैसलमेर फोर्ट, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल, आरआईसी, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर, बीकानेर हाउस दिल्ली जैसे कई प्रतिष्ठित स्थलों पर देखे जा सकते हैं। इन्हें राज्य स्तरीय पुरस्कारों के साथ भास्कर अवार्ड और विभिन्न कला मेलों में सम्मानित किया जा चुका है। और आज हम इनसे बात करेंगे कला के बारे में, इनकी पेंटिंग्स के बारे में। तो आइए स्वागत करते हैं अरुणाभ सागर सिंह खंगारोत का। तो अरुणाभ, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। कैसे हैं आप? धन्यवाद धनराज। अरुणाभ सागर सिंह खंगारोत, बहुत लंबा चौड़ा नाम है। मैं अगर सागर कहूँ तो बिल्कुल, क्योंकि मेरे दोस्त भी तो हो। हाँ। तो मैं सागर कहूँ तो मुझे ज़्यादा कंफर्ट फील होगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बड़ी खुशी है कि आज एक चित्रकार मेरे पॉडकास्ट पर है। और मैं आपको बताऊं कि जब कैमरे नहीं हुआ करते थे उस वक्त आप जैसे कलाकारों ने इस इतिहास को रंगों से सहज करके रखा था। चलिए बातों का सिलसिला शुरू करें। सागर, आपने सबसे पहले आपको रंगों से मोहब्बत कब हुई? क्या ये विरासत में मिले हैं आपको? बिल्कुल, ये मेरे को विरासत में मिला है। मेरे फादर, पिताजी जो है श्री समदर सिंह खंगारोत, बहुत अच्छे, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। तो वो मेरे ब्लड में थी वो चीज़। और जो मेरे को बाद में निखरी भी, पापा को देख के मैं आगे सीखा भी ये चीज़। और वो करने तरफ से चलता गया। लगभग 5 साल का था तब से मैंने स्टार्ट कर दिया था ये सब। तो निरंतर वो फिर चलता गया। आपको पहली बार कब लगा कि ये मेरा शौक नहीं, ये मेरी पहचान बनने लगा है? मैं जब 9th क्लास में था तब भास्कर ने एक कंपटीशन करवाया था ड्राइंग का। उसमें लगभग 80,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तब उसमें मेरा दूसरा नंबर आया था। तो उसमें मुझे 80,000 बच्चों में? हाँ, उस समय तो मुझको विश्वास नहीं था कि आ जाएगा मेरा। तो लेकिन मैंने ट्रेडिशनल पेंटिंग को लेके बनाया था, कृष्ण जी को लेके। उस समय मेरा दूसरा नंबर आया तो मुझे ये लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ इस फील्ड में आगे जाके। तो फिर मैंने वो आगे सब्जेक्ट भी लिया और उससे निरंतर काम कर नया काम किया। फिर एमएफए किया आपने या राजस्थान यूनिवर्सिटी से? राजस्थान यूनिवर्सिटी से नहीं, मैंने स्कूल ऑफ आर्ट से डिप्लोमा किया था 5 साल जो होता था पहले। अच्छा, चित्रकला का। उसके बाद में एमएफए किया मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से। हाँ। एमएफए मैंने 2007 में किया था कंप्लीट। अच्छा 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 अच्छा। मतलब, और आप किस शैली में पेंटिंग करते हैं? मैं ट्रेडिशनल आर्ट करता हूँ, परंपरागत जो शैली है। क्योंकि मेरा झुकाव उस पर शुरू से रहा है। एक तो मेरा क्या था कि गढ़ किले देखना करना, पुरानी चीज़ों में इंटरेस्ट लेना, वो था। तो उस चीज़ में ज़्यादा मेरा रुझान रहा और उस पर मैं चित्रकारी, स्केच वगैरह उसी पे करता था। तो वो मेरा आगे कंटिन्यू जो शौक था वो मेरा बिजनेस भी बन गया।
तो मतलब ट्रेडिशनल आर्ट और मिनिएचर आर्ट दोनों में क्या फ़र्क है? फ़र्क इतना है कि मिनिएचर तो मीन्स होता है कि बारीक वर्क करना। अगर ट्रेडिशनल आप पेंटिंग बना रहे हो तो उसमें आप बारीक वर्क कर रहे हो, बारीकों का ध्यान रख रहे हो, उसकी एक एक चीज़ क्लियर दिखनी चाहिए हमको, तो वो मिनिएचर में आ जाती है। ट्रेडिशनल तो मतलब सब्जेक्ट हो गया, मिनिएचर का मतलब स्टाइल हो गया। अच्छा, ये दोनों अलग अलग चीज़ है। तो ये मिनिएचर और मुगल शैली ये दोनों एक है कि इन दोनों में अंतर है? मुगल शैली के टाइम ही मिनिएचर पेंटिंग बनती थी। अच्छा। तो मुगल जो अब आए थे हिंदुस्तान में 1526 में जब बाबर आया, तो बाबर के साथ भी चित्रकार आते था, एक बिहेजाद नाम का, अच्छा। जिसे पूर्व का रफेल कहते हैं। अच्छा। तो बहुत अच्छा आर्टिस्ट था। उसके बाद में निरंतर, जैसे बाबर के बाद में हुमायूं के साथ भी युद्ध में 2 चित्रकार साथ रखता था, वो मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी। अच्छा अच्छा। मतलब पहले क्या होता था, धनराज की कैमरे वगैरह होते नहीं थे। अब अपनी जो यादें हैं उनको तो संजोना चाहते थे। वो सम्राट वगैरह जो, तो उनके क्या साथ में जब भी युद्ध करते थे वो तो अपने साथ में चित्रकार को रखते थे, तो वो उनका जो दृश्य होता था युद्धों का वो सब वो चित्रित करते थे। तो उस ऐसे ही फिर वो जो अकबर आया, अकबर को तो बहुत ज़्यादा शौक था पेंटिंग का, चित्रकारी का, और इन 2 चित्रकारों से उसने कला भी सीखी है, मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी से। तो वो कला प्रेमी था वो खुद भी, उसको काफ़ी नॉलेज था। वो किसी का पोर्ट्रेट देख के बता सकता था कि इसकी आँख फलाना उस चित्रकार ने बनाई है और बाकी फेस उस चित्रकार ने बनाया है। इतना नॉलेज था उसको चित्रकार का। उसके दरबार में धनराज 100 चित्रकार थे, 100 में ज़्यादा हिंदू थे और मुसलमान कम थे उसमें। वो सबका सम्मान करता था, उनको उच्च ओहदे के पद भी दिया करता था चित्रकारों के, तो काफ़ी सम्मान हुआ था। उस टाइम मिनिएचर पेंटिंग ही चलती थी वो। तो उस समय उनके राज से जो ठाट बाट होते थे, ये सब्जेक्ट होते थे उनके, शिकारियों को शिकार करते हुए के दृश्य हैं, ऐसे हैं। तो ऐसे निरंतर वो चलता रह गया। जैसे जहांगीर आया, फिर जहांगीर के समय को स्वर्ण काल कहते हैं पेंटिंग का, चित्रकारी का। अकबर भले ही वो था कला प्रेमी सब कुछ था, लेकिन ज़्यादा जो प्रसार प्रचार हुआ वो किस समय, जहांगीर के समय हुआ। तो उसमें क्या, उसके समय में जो चित्रकार हुए थे उनको और ज़्यादा मतलब उनको सम्मान मिला। तो ऐसे ही चलते थे। शाहजहाँ के समय तो ताजमहल बनाए, वो भी एक प्रेम का प्रतीक है। अब शाहजहाँ का जो बेटा आया था औरंगजेब, उसने तो कद्र की नहीं चित्रकारों की, तो पूरा पतन हो गया मुगल काल का। उस समय कला की कद्र नहीं की, मुगल का ही पतन हो गया पूरा। देखो, तो जो मुगल कालीन जो जितने भी मुगल सम्राट थे, उनकी जो कार्यकाल के अंदर जितनी भी पेंटिंगें बनी वो मुगल शैली कहलाई। वो मुगल शैली कहलाई। मुगल क्या है, आप क्या समझते हो? हुमायूं जो था, सॉरी बाबर, बाबर तैमूर वंश का था, मंगोलियन उसकी माँ थी। मुगल तो दोनों ही नहीं थे वो, बट मुगलिया उनके नाम से ही पड़ा उसके बाद में। मुगल शैली का निर्माण कैसे हुआ? राजस्थान शैली से हुआ है, ईरानी और राजस्थान को मिक्स करके हुआ है। मुगल कोई शैली नहीं थी पहले। और ये मॉडर्न आर्ट क्या है फिर? मॉडर्न आर्ट देखो 1880 से शुरू हुआ है एक तरह से। राफेल, माइकल एंजेलो, डाली, ये ऐसे इतने अच्छे चित्रकार थे जिन्होंने पुरानी परंपरा को तोड़ के नए तरीके को विकसित किया। एक्चुअल में मॉडर्न आर्ट वो थी। आज जो बनाते हैं वो मॉडर्न आर्ट मतलब समझ से परे, खुद को आर्टिस्ट को नहीं पता कि क्या बना रहा हूँ। अगर मॉडर्न आर्ट बनानी है तो उनसे सीखें, उनकी जीवनी पढ़ें, उन्होंने जो काम किया उसको देखें, वो मॉडर्न आर्ट होती थी। आप पर सबसे ज़्यादा किस चित्रकार का असर है? अभी तो मेरे फादर का ही है मतलब लेकिन मैंने तो है ही। हाँ, लेकिन जो पुराने चित्रकार हैं उनमें मैंने राजा रवि वर्मा है, उनको काफ़ी स्टडी किया। अच्छा। उनका उस समय का जो कला है उनकी बहुत ही। थोड़ा राजा रवि वर्मा के बारे में बताइए ना। वो बंगाल के थे, त्रावणकोर जगह है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था 1848 में। तो उनकी बनाई हुई पेंटिंग, वो पहले चित्रकार थे भारतीय अपने यहाँ के देश के कि जिन्होंने ऑयल में पेंटिंग बनाई है। हाँ, पहले तेली चित्रकार जो बोलते हैं, तो ऑयल में पेंटिंग बनाने वाले पहले भारतीय चित्रकार थे वो। उसके बाद तो काफ़ी लोग आ गए, लेकिन उनका जो काम था वो परंपरागत जो शैली है उसको लेके उन्होंने किया था। जो अपने देवी देवताएं हैं, देवी देवताओं की चित्र, हाँ, उन पे किए हैं। जैसे रावण का बनाया है, इस टाइप से कई है, शकुंतला पे है, तो उन्होंने कई ऐसे तेली चित्र बनाए हैं सारे। सरस्वती माता का भी शायद बिल्कुल बनाया है, सरस्वती माता का भी बनाया उन्होंने। तो उन्होंने
वहाँ से वो परंपरा चली उनकी, और काफ़ी सुंदर काम। अभी तो सुना ही होगा आपने, 167 करोड़ की उनकी पेंटिंग बिकी है, राजा रवि वर्मा की, जो भारत में सबसे ज़्यादा महंगी पेंटिंग कही जाती है। इससे पहले 112 करोड़ करीबन उसके थे M.F. हुसैन का, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है। और सबसे महंगी जो पेंटिंग है वो तो आप जानते ही हो, मोनालिसा, वो तो बहुत सबसे लियोनार्डो विंसी वाली। हाँ। तो मोनालिसा तो बहुत 7,000 करोड़ की पेंटिंग है, दुनिया की सबसे महंगी पेंटिंग वो है। हाँ, मोनालिसा ही है, लेकिन इंडिया की सबसे पेंटिंग राजा रवि वर्मा की है, जो अभी फिलहाल ही बिकी है 2-4-5 महीने पहले। सूर्य, जैसे मैंने सुना है सागर, और आपने भी सुना है कि जैसे अभी आपने जिक्र किया कि वो पेंटिंग इंडिया की सबसे महंगी पेंटिंग बिकी है ना। मतलब एक पेंटिंग के अंदर क्या होता है, क्या पैरामीटर होते हैं पेंटिंग के, ये इतनी महंगी पेंटिंग है? देखो, पैरामीटर्स कुछ नहीं होते हैं पेंटिंग में, फिर भी सोच होती है, खरीदने वाले की, देखने वाले की और बनाने वाले की। इसकी सोच से पेंटिंग बनती है ये। आप अगर कोई सोच किसी को ऑर्डर देके पेंटिंग बनवा रहे हो, उसमें भाव नहीं आते हैं। आर्टिस्ट जो अपने मन के भाव से बनाता है ना, वो पेंटिंग होती है। और वो आपको सामने जो दर्शक होता है उसको साफ दिखना चाहिए कि हाँ इसमें भाव है, तभी वो पेंटिंग की वैल्यू होती है। सागर, जैसा कि अभी आपने कहा मोनालिसा, तो हमारे राजस्थान की मोनालिसा कौन है? बनी ठनी। हमारे राजस्थान की मोनालिसा बनी ठनी है। हाँ। जिसे एक अंग्रेज साहित्यकार था, उसने वो नाम दिया था। हाँ। और इसकी खासियत क्या है, जैसे मोनालिसा की खासियत आप जानते ही हो, जो जिस भावना से उसको देखेगा वो वैसा रिस्पॉन्स करेगी। हमारे जो मोनालिसा, उसका भी ऐसा ही सीन है। ये जो किशनगढ़ शैली में बनी है, और सावंत सिंह थे वहाँ के राजा, उनकी दासी थी ये। तो बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छा नाचती थी, गाती थी ये। तो उनसे उसने विवाह कर लिया था, और प्रेम प्रसंग में आके उन्होंने पूरा राजपाट सब छोड़ दिया, मथुरा जाके उन्होंने वहाँ छतरी वगैरह बनी दोनों की, वहाँ मतलब वो कृष्ण और राधा के रूप में और आज उसको राधा ही बोलते हैं वैसे तो। बनी ठनी जो है उसको राधा की संज्ञा दी जाती है। वो मोर ध्वज निहाल चंद जो था, चित्रकार था इसका, उन्होंने इसकी पेंटिंग बनाई थी। सागर, कला की सबसे बड़ी कीमत है जो एक कलाकार ही चुकाता है। आज तो हालांकि आप बहुत बड़े मकाम पर हैं, कभी ऐसा ख्याल आया या ऐसा दौर आया जीवन में जब आपका मन किया कि यार अब ब्रश को छोड़ देना चाहिए? सही कह रहे हो, है ना। होता है, क्योंकि सभी के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। होता ही है। आप अगर किसी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हो ना, तो उसका भगवान आपको परीक्षा जरूर लेगा। अगर आप विचलित हो गए, कुछ लोग नहीं होते तो कंटिन्यू चलते हैं, लेकिन कुछ हो जाते हैं विचलित। ऐसे दौर आते हैं, मेरे भी आया लाइफ में, 1-2 बार आए हैं। और ज़्यादा दूर क्यों, जब कोविड के समय भी ऐसा कभी हुआ है। मेरे साथ ही नहीं हुआ है, ऐसे कई कलाकार हैं बेचारों को, उनका धंधा सब छूट गया था, क्योंकि वो लंबे समय तक वापस कोई ऐसी कला को प्रोत्साहन मिला नहीं, जो खाली इसी पे डिपेंड थे, चित्रकारी पे ही उनका गुजारा बरसा इसी से होता था। तो ऐसा आता है कई बार, उन्होंने अपने लाइन सब चेंज कर लिया, कुछ दूसरा काम करने लग गए। हम करते रहे, दिक्कतें आई, सबके साथ आई, पूरे हिंदुस्तान के साथ, सबके साथ आई, दुनिया वो तो में बहुत मुश्किल दौर था। तो लेकिन कैसे भी करके उसको तो निकल आता गया। है, ये तो होता ही है। क्या आज के दौर में कला से परिवार चल जाता है? खाली कला से अगर हम बोलें परिवार चलाना है तो पॉसिबल नहीं है धनराज, क्योंकि कला अपने आप में एक, वो कोई व्यापार का वो नहीं है। कला को समझना, बनाना, उसके लिए आपको मानसिक शांति जरूरी है, और उसके लिए आपको गहन अध्ययन करना पड़ता है, समझ रहे हो ना। तो इसके लिए आपको समय अलग से देना पड़ता है। व्यापार करोगे इस कला का तो फिर कला नहीं मिलेगी आपको। व्यापार तो मिल जाएगा, लेकिन जो आप दिखाना चाहते हो दुनिया को, वो नहीं मिलेगी आपको। लेकिन जीविकोपार्जन भी तो आवश्यक है। अब कुछ लोग कला पर, जैसे आप हो, आप कला पर तो आधारित हो, बिल्कुल आधारित, पूरी रोजी रोटी कला पर ही तो है। उसके लिए भी धनराज जी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो उसमें क्या है कि एक्चुअल में अब तो मुझे काम काफ़ी मिल रहा है, मिलता है, लेकिन कोई समय था नहीं मिलता था, बड़ी प्रॉब्लम आती थी। क्योंकि आप काम अच्छा कर रहे हो तो प्रोत्साहन मिलेगा आपको, काम भी मिलेगा। लेकिन अगर काम में अगर आप बेईमानी कर रहे हो, आपके कोई भी काम हो तो आपको सक्सेस नहीं मिलेगी उस चीज़ में। सागर, एक कलाकार को सबसे बड़ी लड़ाई किससे लड़नी होती है? अपने आप से, खुद से। कलाकार को एक्चुअल में उसको इसलिए लड़नी होती है कि उसको चेंज देना होता है। समाज क्या होता है कि एक चीज़ देख ली, बोर हो गया, हमें क्या उसके लिए नेक्स्ट कुछ करना है, तो हमें उसमें चेंज करना पड़ेगा, आकर्षित करना पड़ेगा लोगों को कि वो क्यों देखेंगे आपकी कला। कुछ भाव होने चाहिए उसमें,
कुछ ऐसा हो कि आकर्षित हो। खुद के साथ साथ में 2-3 चुनौतियां और भी है, जैसे समाज है, सरकार है, बाजार है। देखो जी, ये चीज़ें देखेंगे तो कला पे पूर्ण रूप से ध्यान नहीं दे पाएंगे हम। आप वो काम करो जो आपको अच्छा लग रहा है और आपका 100% दो, कहीं कोई रुकावट नहीं आएगी। समाज क्या कहेगा, सरकार क्या कुछ करेगी, इनके भरोसे नहीं रहना चाहिए किसी कलाकार को। जब आपकी बनाई हुई कोई कलाकृति किसी ऐतिहासिक इमारत पे लगती है तो कैसा फील होता है सर? बहुत अच्छा फील होता है। हाँ? क्योंकि हमने कई जगह ऐसे पेंटिंगें बनाई है जहाँ हमारे पास फ़ोन आते हैं फिर कि आपकी तो बहुत सारी, आपने तो बहुत जगह पर हाँ, काफ़ी जगह। मैंने तो जयपुर में तो काफ़ी काम मैंने मेरा ही किया हुआ राजस्थान था। इंटरनेशनल सेंटर है। हाँ, यहाँ पे कई जगह अभी गांधीनगर स्टेशन में चल रहे, तो अभी प्रेजेंट भी हमें काफ़ी रिस्पांस मिल रहा है। तो बाहर भी तो काम किया, अमृतसर गोल्डन टेम्पल का भी काम किया। हाँ, वहाँ मेरा साल भर काम चला था। तो तत्कालीन जो वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मुझे साथ लेकर कई विजिट किए थे वहाँ। तो अच्छा लगता है, प्रोत्साहन मिलता है, सच्चा रिवॉर्ड वही लगता है हमको तो हमारा। एक और सवाल कि इंसान के जीवन में कला क्यों जरूरी है? कला इसलिए ज़रूरी है, जैसे आपने एक भर्तृहरि जी से उन्होंने श्लोक बताया था उन्होंने कि साहित्य संगीत कला हाँ, साहित्य संगीत कला विहीन हाँ, पशु साक्षात पशु पुच्छ विषाणी। तो ये जो मतलब एक जो अगर पशु कैसा लगेगा बिना पूंछ के, तो ये जीवन में साहित्य कला को होना हर इंसान के जरूरी होता है। आपको लगता है सबके होता है ये, और सबको आप क्या गाने सुनना, पेंटिंग बनाना, संगीत वगैरह, ये सब चीज़ें क्या कि हमको आनंद देती है। आप आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में क्या लोगों के पास समय तो है नहीं, कुछ डिप्रेशन में आ जाते हैं, कुछ आ जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एक तरीका है। क्या कई बार हम संगीत सुनते हैं ना, तो हमें बहुत फील होता, अच्छा लगता है। आप बहुत अच्छी थेरेपी है अगर पेंटिंग आप बनाते हो, दिन में अगर आधा घंटा करते हो, दिन भर में कोई पेंट कुछ भी बनाओ आप नॉट एन आर्टिस्ट, आप अपने फ्री माइंड से कुछ भी बनाओ, उस पर कैसे भी रंग डालो, कुछ करो, अच्छा लगता सही कहता हूँ मैं। हाँ, आपको ऐसी थेरेपी मिल जाएगी, माइंड रिलीफ हो जाएगा, अच्छी नींद आएगी आपको। आप बोले कि रियल में ये है थेरेपी। एक किसी से मिलता जुलता और सवाल कि अगर कला खत्म हो जाए तो इस दुनिया का क्या होगा? मैं तो मानता हूँ कला खत्म कैसे होगी। शुरू जब दुनिया में इंसान पैदा हुआ तब कला ही पहले पैदा हुई है। आज आपने पूरे शैल चित्र देखो, जब इंसान में कुछ नहीं था, खुद को होश नहीं था उसको, तब भी उसने कला बनाई है। पुराने शैल चित्र देखे आपने कभी, गुफाओं में बने हुए? हाँ, बिल्कुल सुना तो होगा। हाँ, आदि मानव जो था, हाँ। उस समय वो चित्र बने, आज भी वैसे लग रहे हैं वो गुफाओं में जो चित्र बने हुए हैं। तो उनसे भाषा का भी विकास नहीं हुआ था, न कोई लिखने का हुआ था। एक दूसरे के जो बात करने का तरीका है वो कैसे करेंगे वो लोग। तो उस समय से कला चली आ रही है, खत्म तो छोड़ो आप, ये तो बढ़ती जाएगी। चित्र शैली से बात होती है। हाँ, आज छोटा बच्चा होता है, आप क्या उसको कोई पहले सीधा भाषा सिखाओगे क्या? वो सिर्फ लकीटें करेगा, लाइनें बनाएगा, जगह जगह दीवारों पे कुछ करेगा। वो क्रिएटिविटी है उसकी। हर इंसान बचपन से ही कलाकार होता है। कला तो ख़त्म नहीं होगी कभी, कलाकार ख़त्म होता है, कला कभी ख़त्म नहीं होती। ये सही बात। और अगर ख़त्म हो जाए तो फिर तो दुनिया ही ख़त्म है, फिर क्या? देखो जी, वो तो फिर वो सभी ख़त्म है हमारे लिए तो। दुनिया। सागर, जिस समाज की कला मर जाती है, ऐसा कहते हैं कि उसका इतिहास धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। क्या भारत अपनी जो पारंपरिक कला है उसको सहेजने में सफल हुआ है, सफल रहा है? कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आजकल समय ऐसा आ गया है कि लोग पुरानी चीज़ों से जुड़ाव कम रखते हैं, चेंज चाहते हैं, लेकिन वो ज़रूरी है। आज आप क्या समझते हो, भारत के पर्यटक विभाग जो है 80% से 90% तक जो पर्यटक आते हैं हमारे किन चीज़ों को देखने आते हैं? हमारे क्या नई बिल्डिंग बन रही है उनको देखने आते हैं, या सड़कों को देखने आते हैं? बहुत हैं। तो किस लिए आते हैं वो आर्ट एंड कल्चर को देखने। बस, तो वो कल्चर है, जिंदा है, तभी आते हैं ना वो। उसको सजाना जरूरी है। बस सरकार का ये है कि उनको प्रोत्साहन दें, जो हमारी परंपरागत चीज़ें हैं, चाहे कला है, पेंटिंग हो, चाहे धरोहर हो, उनको संजोए रखें, तभी सब कुछ। तो भारत सक्सेस रहा है, काफ़ी हो रही है। हाँ बिल्कुल, चल रहा है काम भी इस पे, कर रहे हैं। अब आपके क्षेत्र में वैसे एआई आने के बाद में हर क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है, तो क्या चित्रकला पर प्रभाव पड़ा है? हाँ, चित्रकला पे अभी ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है इतना, क्योंकि एक्चुअल में हाथ से बनी हुई चीज़ आप कितनी मशीनरी कुछ लिया हो, एआई हाथ से तो बना के देगा नहीं ना। नहीं, चित्रकार तो चित्रकार हाथ से बनेगी पेंटिंग। मशीन आज तो रोटी मशीन है। आप रोटी खाते हो, मशीन आ गई उसकी भी। एक हाथ से बनी हुई रोटी, मशीन से बनी हुई में स्वाद होता है, अलग अलग स्वाद होता है दोनों का।
तो आप प्रिपेयर किसको करोगे? हाथ से बनी हुई खाएं हम जाहिर सी बात है उसी को। तो वही चीज़ है। एआई का फ़र्क इतना पड़ा है कि काम सो लग गया उसका। पहले दिमाग लगा के बनाना पड़ता था कि ये चीज़ हमें ऐसे बनानी है, सोचते हैं अपन, तो आज वो एआई में डालेंगे तो वो उसकी फ़ोटो आ जाएगी सामने और हाँ, वो तो 1 मिनट के अंदर तस्वीर तैयार कर देगा। लेकिन कद्रजान जो मेन जो पेंटिंग को जो चाहत रखते हैं वो हाथ से बनी पेंटिंग को रेफर करेंगे, चाहे कितनी महंगी हो चाहे कुछ हो। तो मतलब कोई खास असर नहीं हो रहा है? नहीं, खास असर नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कला पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। नहीं पड़ेगा। आने वाले दौर में कलाकार की क्या भूमिका होगी? सही कहा। भूमिका तो अब देखो आम आदमी तक जुड़ना ज़रूरी हो गया, क्योंकि भूमिका का मतलब है कि समाज में पता रहना चाहिए या समाज को इसका फ़ायदा होना चाहिए कि कलाकार क्या कर रहा है, उसका क्या रोल बैक है इसके अंदर। तो ये तो हम कलाकारों को सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं बेस्ट कि हमारी भूमिकाएं जीवित रहे। क्या सरकारें कलाकार का सम्मान करती है या केवल और केवल इस्तेमाल? नहीं, सम्मान करती है। अभी आपने देखा होगा जो प्रेजेंट में अभी अवार्ड्स मिले हैं, पद्मश्री वगैरह, तो वहाँ से उन कलाकारों को लेके आई है सरकार जो गांवों से जुड़े हुए हैं, पुरानी परंपरागत जो शैलियों में काम कर रहे हैं, उनको ज़्यादा सम्मान मिला है। तो सम्मान तो मिल रहा है। हाँ, यह है कि सरकारें इस्तेमाल वैसे नहीं करती है। हम अच्छा काम कर रहा है उसको रिवॉर्ड तो मिलेगा ही, लेकिन जो प्रॉपर जितना मिलना चाहिए उतना भी नहीं मिल रहा है। राजस्थान का आपका ऐसा कौन सा आर्टिस्ट है जिस पर आपकी गहरी छाप है? आर्टिस्ट पे? हाँ, जिसको आप अपना गुरु भी मानते हैं कि यार मुझे उस पर उसका बड़ा प्रभाव। पापा तो है ही। पापा के तो स्टाइल में वो काम मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ, उनके बराबर तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन कृपाल सिंह शेखावत जो पापा के गुरु थे, पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत, जो ब्लू पोट्री के जनक कहा जाता है। बिल्कुल, वो राजस्थान के ब्लू पोट्री के जनक कहा जाते हैं उनको। तो उनको ब्लू पोट्री में ही पद्मश्री प्राप्त हुआ था। बहुत अच्छे कलाकार थे। उन पर आपकी हाँ, उनके बाद कुछ समय के लिए मैंने पेंटिंग सीखी थी उनसे, काफ़ी प्रभाव पड़ा था उनका। और अगर मैं कहूँ कि आपकी प्रेरणा कौन है फिर? वही है या पापा या कोई और? नहीं, प्रेरणा तो मतलब है कि मेरे मम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। शुरू से। तो मम्मी पापा दोनों ही हैं। अगर कोई युवा कलाकार आपके पास में आए और तो उसे आप क्या सलाह देना चाहेंगे? देखो, युवा कलाकार, अभी जैसे मैं टीचिंग लाइन में हूँ, लगभग मेरे पास 100 बच्चे होते हैं, उनमें से 5% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इस फील्ड को चूज़ करते हैं, पेंटिंग को। आगे जाकर उनको कलाकार बनना, उनको पेंटिंग काम करना उनको। तो जो मेरे से सलाह लेते हैं, मैं तो उनको ये कहता हूँ, काम जो भी करो आप, चित्रकारी तो करो, तो उसके लिए मेहनत तो बहुत है, ईमानदारी और सजगता दिखाना जरूरी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो उस फील्ड में। एक सागर, वास्तुकला में भी चित्रों का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा योगदान है, बिल्कुल है। इसके बारे में कुछ बताओ ना। रंगों का प्रभाव पड़ता है, आप जानते हो सब जगह। रंग हमारे जीवन में बहुत कुछ करते हैं, है ना। तो ऐसे वास्तु के अंदर भी है। आप मकान बनाते हो, मकान की जो दिशाएं होती है सारी अपनी, अग्नि कोण, वायु कोण, जितने भी होते हैं, तो उनमें 5 तत्वों की बनी होती है अपनी, ये बिल्कुल जानते हो आप। 5 तत्वों के अपने अपने रंग होते हैं। जल का रंग नीला होता है, जानते हो आप। धरती का रंग अलग है, पीला है। तो ऐसे अग्नि कोण होता है, उसका लाल है। तो हरियाली का हरा रंग है। तो इन सब का भी एक बहुत अहम भूमिका होती है आपके वास्तु के अंदर। एक पेंटिंग लगाते हैं हम घरों में, 7 घोड़ों की दौड़ती हुई पेंटिंग लगाते हैं, किस दिशा में वो लगनी चाहिए। हम कहीं भी उठा के थोड़ी लगा देंगे उसको, नहीं। किचन में लगा दो उसको, तो उसका भी एक फर्क पड़ता है, पॉजिटिविटी आती है उन कलर से, उन पेंटिंग से। वो बहुत कम लोगों को नॉलेज है इस चीज़ की, लेकिन मैंने काफ़ी स्टडी की है, कर भी रहा हूँ इस चीज़ पे, कि ये प्रॉपर लोगों को इसका फ़ायदा मिले। कला का फ्यूचर क्या है? मैं तो गोल्डन फ्यूचर मानता हूँ। क्योंकि अब काम अगर गोल्ड में करोगे आप तो गोल्डन फ्यूचर रहेगा। लेकिन यह है कि संघर्ष बहुत है, क्योंकि हर कोई आम आदमी इसको नहीं समझ सकता। क्या कला इंसान को आध्यात्मिक बनाती है? बिल्कुल बनाती है। कैसे? आप सोच विचार करोगे तो ही कला, मतलब सोच विचार करके आध्यात्म में जाके आप अच्छी कला बना सकते हो। परंपरागत कला वाली बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मॉडर्न आर्ट के लिए तो आपको क्या एकाग्रता करनी पड़ेगी, लेकिन अपने भाव स्वभाव के अनुसार आप पेंटिंग बनाते हो। कोई भी जो कलाकार होता है उसको देखना आप,
वो जैसे उसके भाव होंगे वैसी ही पेंटिंग बनेगी वो। तो आध्यात्मिकता होना तो स्वाभाविक है, तभी वो आप वैसी पेंटिंग बना सकते हो। सागर, एक अच्छी पेंटिंग की क्या पहचान है? उसमें तकनीक होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, या उसके अंदर एक कहानी होनी चाहिए? नहीं, ऐसा है, इसके लिए एक श्लोक सुनाता हूँ आपको। बताओ। तो उसमें ये सब चीज़ आती है। एक पेंटिंग में होना ये सब चीज़ों का जरूरी होता है। रूप भेदा परमाणा नहीं, भाव लावण्य जन्म, सादृश्य चित्र क्षणकम। मतलब एक जो पेंटिंग जो बनती है पूरी, उसमें भाव भी होते हैं, रंग वर्ण जिसको हम बोलते हैं हमारी भाषा में, वर्ण रंग को बोलते हैं हम, वो वर्ण भी होना चाहिए, भाव वर्ण रंग रेखा सारी चीज़ों का एक संजोग होता है, उनसे एक पेंटिंग बनती है। जो भी पेंटिंग बनेगी अब चीज़ों का मतलब संजोग जरूरी है, उसमें बैलेंस जरूरी है उसमें। चाहे आप मॉडर्न आर्ट बनाओ, चाहे ट्रेडिशनल बनाओ, मिनिएचर पेंटिंग करो, कुछ भी करो आप, चाहे आप स्कल्पचर बनाओ, कोई भी आर्ट करते हो आप, उसमें ये भाव वगैरह सब चीज़ें इनका मिला जुला रूप होता है, एक बैलेंस होना ज़रूरी होता है। जैसे कैनवास होता है, आपने कोने में कोई पेंटिंग बना दी, बाकी खाली पड़ा हो, तो क्या बैलेंस रहेगा उसमें? सही है। एक फूल बना रहे हो आप, जो सिमेट्रिकल फॉर्म से होती है, जैसे एक फूल है आपका, तो उसमें क्या एक साइड की पत्तियां आप कम कर दो, एक ज़्यादा करो, तो बैलेंस में लगेगा वो? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना। तो इस टाइप से पेंटिंग में भी एक बैलेंस होना जरूरी होता है। वो पेंटिंग सबसे खूबसूरत होती है। हाँ, सब भाव सारे आने चाहिए उसके अंदर। मन के भाव भी है, हाथ के भाव, जो हम टेक्सचर्स दिखाते हैं वो भी होते हैं। तो सारी चीज़ें होना जरूरी होता है पेंटिंग में। क्या कला केवल और केवल अमीरों का शौक बन के रह गई है? ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। आम आदमी तो पहुंचती नहीं चीज़। अब उनके यही कि क्योंकि बहुत महंगी बिकती है पेंटिंग। महंगी, अमीर लोग तो अफोर्ड कर लेते हैं, गरीब खाली देख के काम चलाते हैं उसको। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है कि अमीरों का ये शौक रह गया है। शौक से ज़रूर लेते हैं, लेकिन आम आदमी तक पहुंचने की चीज़ नहीं रही, क्योंकि इसमें मेहनत इतनी लग जाती है कलाकार की कि उसको ये पॉसिबल नहीं हो पाता कि वो किसी को सेल कर सके अपनी पेंटिंग है। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है। अमीर लोग तो अपने उसके लिए करते हैं सब। क्या कभी ऐसा वक्त आया कि आप अपनी पेंटिंग बनाते बनाते जब पेंटिंग ख़त्म हुई तो आप इमोशनल हो गए कि यार? हाँ यार, एक बार मैं ये अपना अभी कोविड के समय फ्री थे, मैंने एक पेंटिंग शुरू की थी। घर पे ही? हाँ, घर पे बनाए थे। कोविड में बाहर तो जाना होता ही नहीं था। लॉकडाउन के समय की बात है। कैनवास पे बनाते हो ज़्यादातर? कैनवास पे, घर पे कैनवास ही बनाते हैं। वैसे दीवार पे मैंने बहुत यूज़ की है। हाँ, वो तो करते ही आप। लेकिन कैनवास से पेंटिंग बनाई, ये सोच के बनाई कि अब फ्री हैं यार, 1-2 महीना क्या करें, बिल्कुल कहीं जाना नहीं, घर से निकलना नहीं है, तो कुछ ऐसी पेंटिंग बनाई जाए जो पूरा भाव दिखे उसमें मेरा मन का। जब अपन पेंटिंग को शुरू करते हैं ना, तो अगर सोची समझी साजिश से काम करते हैं तो वो पेंटिंग नहीं होती। वो अपने आप ही, जब आपकी ब्रश चलेगी, आप पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद ही आपका माइंड में आती रहेगी नई नई चीज़। मैंने कैनवास बनाया था, उसके अंदर पेंटिंग है मेरे पास। वो मैंने बेची नहीं, वो पेंटिंग अभी दिल्ली के अंदर एग्जीबिशन में गई थी, लेकिन मैं बेची नहीं उस पेंटिंग को। उसमें क्या है कि एक मुनेर पे जो होती है अपने इसके गढ़ किले जो होते हैं ना, उनकी दीवार पे, हाँ, वहाँ पे बंदरों का झुंड बैठा है पूरा। अच्छा। और बंदरों का झुंड बैठा है, वहाँ से क्या नीचे पूरा तालाब वो सब कुछ है। तो अचानक वो बनाते बनाते मैंने एक बंदर बीच में बना दिया। फिर वो ऊपर जो बंदर बनाए थे उन्हें यूँ सीन हो रहा था कि एक माँ के हाथ से बच्चा छूट गया वो। अब उस पेंटिंग को पहले ध्यान दिया नहीं था मैंने कि कहाँ कुछ बन रहा है क्या इसमें लेकिन वो देख के मैं सच में ही रह गया। मैं क्या, ये सीन अगर होता कैसा रहता है इंसान के, कोई भी हो, अपने बच्चा किसी का भी हो, हाँ, चाहे बंदर हो चाहे इंसान का हो, तो वो एक इमोशनल टच आ गया उसके अंदर। तो वो पेंटिंग है मेरे पास अभी भी। मैं बहुत, तो उससे आप ज़्यादा इमोशनल हो गया था मैं क्या। क्या सागर, सोशल मीडिया ने कला को लोकप्रिय बनाया या केवल और केवल सताई कर दिया? नहीं, लोकप्रिय बनाया है। अब इससे क्या, हम अपने जो सारे अपनी आर्ट है, कला है, जिनको कोई जानता नहीं था, वो बहुत अच्छे, ऐसी बात नहीं है, हर गली में जैसा क्रिकेट के खिलाड़ी मिल जाते हैं, वैसे हर जगह आपको चित्रकार भी मिल जाएंगे, लेकिन उनको पता ही नहीं कि जरिया क्या है, हम कैसे आगे जाएं। तो वो सोशल मीडिया से उनका हुआ है पूरा। अपना पेंटिंग्स दिखा सकते हैं, वो अपना वर्क दिखा सकते हैं, कैसा काम करते हैं, लोगों के टच में आते हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। अपने पेजेस बना करके वो शेयर भी करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे। नहीं, कई आते हैं हमारे खुद का कॉन्टेक्ट ऐसे आते हैं हमारे पास
सोशल मीडिया के थ्रू। तो ये बहुत अच्छा है वैसे तो। कला और प्रेम का क्या संबंध है? एक बड़ा सही पूछा है। कला प्रेम का तो आज से नहीं, आदिकाल से चला रहा है। हाँ, कैसे? भगवान कृष्ण जी थे, हाँ कला के पुजारी मानते हैं हम उनको। हाँ बिल्कुल। वो कई कलाओं के ज्ञाता थे। तो प्रेम 64 कलाओं ज्ञाता थे। 64 कलाओं के ज्ञाता थे ना। हाँ, तो वो प्रेम और कला का तो बहुत गहरा संबंध रहा हमेशा। अपने कई पेंटिंगें बनी हुई है ऐसी, ढोला मारू राजस्थान की पेंटिंग है। हाँ, वो कला का प्रतीक है। बनी ठनी भी है, वो बनी ठनी, हाँ बिल्कुल। तो वो खुद कलाकार बन गए थे। सावन सिंह जी जो थे वो उससे प्रभावित होके। तो कला का तो बहुत, और जो कलाकार है वो प्रेमी जरूर होता है। उसके मन में वो भाव होता है, वो दिखाता नहीं होगा, लेकिन हर कलाकार के मन में ये जरूर है, एक कलाकार प्रेमी जरूर होता है। और प्रेमी बिना कलाकार हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। दोनों का बहुत गहरा रिश्ता है। बहुत ही गहरा रिश्ता है। सागर, आप एक शिक्षक भी हैं चित्रकार के साथ साथ। अगर हर बच्चे को चित्रकला सिखाई जाए तो समाज में क्या बदलाव आएंगे? बहुत अच्छा बदलाव आएगा। कैसे? मैंने बच्चों को ना, मतलब हम लोग 5 साल के बच्चे से लेके और MA तक की क्लासेस लिए। मुझे भी उनसे काफ़ी सीखने को मिला है। लेकिन हम अगर बच्चों को सिखाते हैं तो ये चीज़ अगर भाव से सिखाई जाए सभी बच्चों को, तो उनका माइंड प्रोग्रेस करता है। क्योंकि ये कला ऐसी चीज़ है, पेंटिंग ऐसी चीज़ है कि जिसमें अपने जो भाव होते हैं दिमाग से निकलते हैं सब। दिल और दिमाग दोनों का एक साथ यूज़ होता है उसमें। तो अगर वो दिमाग प्रोग्रेस करेगा उसकी, तो वो उसी क्षेत्र में नहीं, जो भी वो नेक्स्ट काम करेगा तो उसमें भी वो उसके लक्षण दिखाई देंगे। तो ये जरूर तरक्की करेगा, फिर बिल्कुल करेगा, वो कोई फील्ड हो। फिर कलाकार पैदा होता है या बनाया जाता है? ना तो कलाकार पैदा होता है ना बनाया जाता है। ये ऊपर वाले की देन होती है। भगवान ये हुनर जिसमें भेजता है उसको कलाकार बनना पड़ता है। मतलब गॉड गिफ्टेड है। गॉड गिफ्टेड होता है ये सब। क्योंकि जो चला के सीखता है कि मैं बनूं वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ये भगवान उसमें गुण भेजते हैं, कईयों को पता होता है, कईयों को नहीं होता है। ये तो है। इसलिए एक आखिर में सवाल कि आप अगर चित्रकार नहीं होते तो क्या होते? अगर मैं चित्रकार नहीं होता ना, मैं होता ही नहीं। क्योंकि मुझे नहीं लगता है जो जिसके लिए बना हुआ है वो बेस्ट है। पता नहीं भगवान मुझे क्या बनाते फिर, लेकिन मैं तो ये जानता हूँ कि अगर मेरे लाइफ में अगर कला नहीं होती, आर्ट नहीं होती ना, तो मैं होता ही नहीं। अब आखिर में अपन एक रैपिड फायर खेलते हैं, छोटा सा, है ना? मैं कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, आपको उनको जल्दी जल्दी जवाब देने हैं। कैनवास या दीवार? दीवार। दीवार पे। पारंपरिक कला या आधुनिक? पारंपरिक। पैसा या पहचान? पहचान। पुरस्कार या दर्शकों का प्यार? दर्शकों का प्यार। पसंदीदा रंग आपका? ब्राउन, भूरा, धरती का रंग। वो कलाकार जिसका आप सबसे अधिक सम्मान करते हैं? कृपाल सिंह शेखावत। कौन सी कला भारत से विलुप्त हो रही है? पारंपरिक ही हो रही है। एक सपना जो अभी बाकी है? मेरी अपनी कला को आम आदमी तक पहुंचाना। जीवन क्या है? कला है, जीने का तरीका भी एक कला ही है। और मैं अगर एक शब्द में पूछूं कि अरुणाभ सागर सिंह खंगारोत क्या है? कला का बीज है। तो सागर, आप हमारे इस पॉडकास्ट में आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये छोटा सा पॉडकास्ट अच्छा लगेगा। और फिर मिलते हैं एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप सभी से अलविदा।